आप सफल हैं या असफल हैं, इस बात का पैरामीटर कभी भी किसी दूसरे को ना दें और ना ही कभी किसी दूसरे के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कहने पर स्वयं को सफल या असफल मानें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु उत्तराखंड और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट भाग 15 है। इससे पहले भी जो 14 पार्ट हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसमें उत्तराखंड तथा सामान्य हिंदी का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही, एक आध दिन में ही मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु 85 मार्क्स या फिर आप मतलब ये कहीं कि रीजनिंग का पार्ट छोड़कर बाकी सब एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें आप सामान्य हिंदी और उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन, ठीक है, जीके की हम बात कर रहे हैं, इन सबको मैं लेके यहाँ पर आऊँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। ये ध्यान देखेंगे, ये परुष है, ये पौरुष नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये परुष है, पौरुष नहीं। तो आप ध्यान देंगे तो परुष शब्द का हमें विलोम जानना, ये ना सोचें कि इसकी वर्तनी त्रुटि है कुछ, इसका शब्द ही परुष है। तो इसका विलोम क्या होगा? अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पौरुष नहीं है, तो आप ये समझिए कि अपौरुष इसका विलोम नहीं है। सरल, कठोर, कोमल, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोमल। अब यानी कि अगर इसका विलोम कोमल है तो इसका अर्थ है कि परुष किस अर्थ की ओर इशारा कर रहा है? कठोर की ओर। अगर मैं परुष के और पर्यायवाची या अर्थ की बात करूं तो इसका एक पर्यायवाची है कर्कश। कहते हैं ना, कर्कश ध्वनि मतलब जो कान को चुभने वाली होती है। और है सख्त, सख्त, और है उग्र। तो आप समझ गए होंगे, परुष का अर्थ है कठोर, उग्र, कर्कश, सख्त, और इसका विलोम क्या हो गया? कोमल। तो परुष को आप कभी भी पौरुष ना लगाएं, ठीक है। और जैसे कि मैं हर प्रैक्टिस सेट में कहती हूँ, आप साथ ही साथ अपने प्रश्नों का, उत्तरों का आकलन जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आप 20 में से कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब समय कम है और आपको अपनी तैयारी का आकलन बताने में और जानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं तो आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अगर गलत कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या सही तैयारी नहीं हो पा रही है तो अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए और आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब होता है विपरीत अर्थ, यानी कि उल्टा अर्थ। ठीक है, विपरीत अर्थ मतलब विपरीतार्थक विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। देखिए, अनुरक्ति का अर्थ क्या होता है? अनुरक्ति का अर्थ होता है अनुराग, यानी कि प्रेम। अगर मैं आपको थोड़े अनुरक्ति के कुछ और अर्थ बताऊं या पर्यायवाची बताऊं तो है आसक्ति, आसक्ति कहते हैं ना, हम उसके प्रति आसक्त हैं। और अनुराग मैंने आपको कही दिया, अनुराग का अर्थ भी प्रेम होता है और उसके साथ ही प्रीति, है ना। जैसे आपने सूरदास की एक पंक्ति पढ़ी होगी, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। तो प्रीति माने होता है प्रेम, अनुराग माने प्रेम, अनुरक्ति माने प्रेम और अनुरक्ति माने आसक्ति भी है। तो ये अनुरक्ति के क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। और अनुरक्ति का विलोम हमने कहा विरक्ति। ठीक है, विरक्त मतलब इसी का अपोजिट कि विरक्त हो जाना, है ना। कभी कभी हम मनुष्य की ऐसी सच्चाइयाँ जान लेते हैं या रिश्तों की ऐसी या भावों की ऐसी सच्चाई जान लेते हैं कि हम स्वयं से ही उसके प्रति विरक्त हो जाते हैं फिर, है ना। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्त होना। विरक्त कभी भी घृणा नहीं है, ठीक है। विरक्त का मतलब उससे दूर हो जाना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? और इससे संबंधित मैं पहले भी एक प्रश्न ला चुकी हूँ, तो अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा। ऑप्शन है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेना। तो अनीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेना। ठीक है, अगर हम सेना के अन्य पर्यायवाची की बात करें, देखिए मैं ये नहीं चाहती कि आप यहाँ पर वट टू वट पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि उसमें एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे प्रश्न का निर्माण किस प्रकार होगा। देखिए, फॉर्मेट यही रहेगा लेकिन शब्द कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप सेना के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे अनी, अनी, सैन्य। मैं आपको वह पर्यायवाची बता रही हूँ जो पूछे जाते हैं। कटक, कटक, ठीक है। चमू, चमू, मौ में बड़ा ऊ। और कुमक,
कुमक, कौ में छोटा ऊ, और है दल, ठीक है, दल भी सेना होता है, ठीक है। तो सेना, सैन्य, और अनी, कटक, चमू, कुमक, दल, ये सेना के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर और भी है, अर्जुन भी है। हमारा आंसर आप ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर सेना है। अब मैं आपको अर्जुन के पर्यायवाची बताती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पार्थ, अर्जुन के पर्यायवाची बता रही हूँ, ठीक है। पार्थ, धनंजय, धनंजय, उसके साथ ही कौंतेय, कौंतेय तो आप आसानी से समझ जाएंगे, कौंतेय, और सव्यसाची, सव्यसाची, ये शायद किसी फैशन डिजाइनर का नाम भी है, सव्यसाची, ठीक है। तो सव्यसाची, कौंतेय, पार्थ, धनंजय, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अब अगर मैं बात करूं अग्नि, अग्नि तो बहुत ही रिपीटेड है, ठीक है। तो इसके आपको पर्यायवाची तो वैसी मुजबानी याद होनी चाहिए, अनल, पावक, दहन, ठीक है। और थोड़ा सा जो टिपिकल है वैसे तो आपको याद होना चाहिए, वैश्वानर, वैश्वानर, इसको वानर का पर्यायवाची ना समझिए, ये किसका पर्यायवाची है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। और हुतासन, हुतासन, ठीक है। वैश्वानर, हुतासन, दहन, अनल, पावक, ये आग के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें घोड़े के पर्यायवाची, ठीक है, अश्व, इजी है, हय, तुरंग, तुरंग, घोटक, घोटक, और बाजी, बाजी, ठीक है, जौ में छोटा ही। अगर मैं बात करूं कि घोड़ा का जो है, घोड़ा तद्भव है और इसका तत्सम घोटक है, ठीक है, घोड़ा, घोटक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा अनेक का पर्यायवाची क्या था, ऑप्शन नंबर बी, सेना। इसके साथ साथ ही हमने अन्य के पर्यायवाची भी समझे हैं। आप वीडियो पॉज करके दोबारा से उन शब्दों को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और वैसे भी आपसे कई बार कहती हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार सुनते हैं, कुछ भी काम आप एक बार थोड़ा डीप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद कोई काम करते वक्त भी अगर इसको रिपीट सुनेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर वैसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नियति का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे फोकस करेंगे, नियति का पर्यायवाची नहीं है, प्रारब्ध, भावी, शाश्वत, या दैव्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत, नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो शाश्वत का अर्थ क्या होता है, शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। और नियति का जो पर्यायवाची वो है प्रारब्ध, भावी, और दैव्य, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ओस, उपवास, ओला, या इतना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपवास। तो ये उपवास अगर तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या है, उपास, इसका ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, उपास है। ऐसे अगर हम ओस की बात करें, ठीक है, ओस अगर क्या है, तत्सम तो केवल एक है ना, यहाँ पर क्या है, उपवास है, और ये बाकी क्या हो गए, तद्भव हो गए, ओस, ओला, इतना। तो अगर मैं बात करूँ ओस का जो है तत्सम क्या होगा, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओस का होता है अवश्याय, यहाँ पे लिख देती हूँ, अवश्याय, ये ओस का तत्सम है, ठीक है, तत्सम है, ध्यान रखेंगे, ओस का तत्सम है। अगर मैं बात करूँ ओला, ओला का तत्सम क्या है, उपल, ओला का उपल है। अगर इतना, इतना की बात करूँ तो इतना का होता है इयत, इयत, यह है इतना का तत्सम, ठीक है। एक बार फिर से हम समझते हैं, तत्सम शब्द का चयन तो उपवास आंसर था, और इसका तद्भव होता है उपास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ओस, ओला, और इतना का तत्सम शब्द बताए। ओस का होता है अवश्याय, ओला का होता है उपल, इतना का होता है इयत, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, केहरी किसका तद्भव रूप है। देखिए अभी हमने तत्सम की बात की, अब तद्भव, केहरी किसका तद्भव रूप है, केतली, कति, केसरी, या कंकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरी, है ना। जैसे हमने जो आरती गाते ना, केहरी वाहन राजद खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि सेवत तिनके दुखहारी। तो केहरी मतलब केसरी, और केसरी का मतलब क्या होता है, शेर। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिंह की बात कर रहे हैं। तो ये सिंह से संबंधित है, ध्यान देंगे, केसरी, केहरी कहीं पर आता है तो सिंह के पर्यायवाची हैं, और केसरी का जो है ये तत्सम है, और केहरी इसका तद्भव है। केहरी और केसरी और सिंह से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय
किन शब्दों के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखी, मैंने आपको बताया है प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह मूल शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय वह होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कृत प्रत्यय जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अगर प्रत्यय पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखेंगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं परिभाषा से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। अब जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है इनके साथ जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो तद्धित हो गए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्रिया कृत यानी कि जो क्रिया होती है धातु के मूल रूप में जो जुड़ के बनते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया, आप धातु, थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान अगर आपको होगा तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। तो जो भी क्रिया वाले होंगे वो कृत प्रत्यय, और अन्य सभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलने वाले क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए मैंने हर प्रश्न का निर्माण आपके पाठ्यक्रम से किया है, आप सभी प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अब मैं आपके लिए जो पूरा कंबाइल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, बुक से पढ़ पढ़ कर जब आप सुनते हैं, हमें परीक्षा में भी आप देखते हैं, कक्षा में भी जब आपने टीचिंग अपनी की होगी, पढ़ाई की होगी सॉरी, तो उस समय क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, जब हम क्लास में पढ़ते हैं और हमको आंखों से दिखता है और टीचर बोल रहा होता है तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती हैं। आज हर बच्चा कोचिंग सेंटर क्यों जा रहा है, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आप बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मिल रहा है। आपने खुद मेमोरी, आपने समझिए ना, जिस चीज़ को हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, समझते हैं तो वो ज़्यादा हमारे माइंड में रहती है। इसलिए जो यूट्यूब में प्रैक्टिस सेट है, चाहे आप मेरा सुने, किसी का भी सुने, उनको ध्यान से सुने। चलते फिरते भी आप सुनते ही ना, हमारे कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सुनता है। मैंने आपसे पहले एक बार आप उसको अच्छे से सुनिए, बैठ के सुनिए, उसके बाद रिपीट। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, 24 घंटे नहीं सुन सकते, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय आप इसको लगा के हेडफोन से या कैसी इसकी आवाज़ बढ़ाकर इसको आप सुन सकते हैं। इसीलिए मैं साथ साथ में एक्सप्लेनेशन अन्य का भी देती हूँ कि आपको सुनते सुनते वो चीज़ याद आए कि अरे हाँ, वहाँ पर ये शब्द बोला था और वो इसका अर्थ था, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, समस्या का तत्कालिक समाधान कीजिए। दही बहुत खट्टी है, सुधा बुद्धिमान लड़की है, क्या यह संभव है। तो शुद्ध यहाँ पर एक ही है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या यह संभव है। ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। अगर हम बात करें कि किसमें क्या अशुद्ध है तो यहाँ तत्कालिक गलत लिखा है। तत्कालिक ऐसे लिखा जाता है तात्कालिक। तो हमारा एक साथ दो प्रश्न यहाँ पर हो गए, ठीक है, वर्तनी वाला भी हो रहा है। तो तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है तात्कालिक। मतलब तत्काल, उस समय, है ना। अगर मैं कहूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वो थे, तत्कालीन मतलब होता है कि उस समय, तत् माने उस, काल माने समय, ठीक है। इसमें तो ये गलती थी, ये त्रुटि थी। दही बहुत खट्टी, देखिए कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कई परीक्षा में पूछा जाएगा। दही कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता है, दही पुल्लिंग होता है। तो खट्टी की जगह क्या आएगा, खट्टा आएगा, है ना, ई की मात्रा हट जाएगी, दही बहुत खट्टा है। उसके बाद अगर बात करें सुधा बुद्धिमान लड़की है तो बुद्धिमान नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो बुद्धिमान की जगह क्या आएगा, बुद्धिमती, बुद्धिमती, ठीक है। तो ये इसमें त्रुटियां थी। वाक्य में आप देखिए कहीं लिंग संबंधी या वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिंग संबंधी थी, यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या यह संभव है, यह शुद्ध है, बाकी अन्य सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है किसी का दोष किसी पर मढ़ने संबंधित लोकोक्ति क्या होगी। किसी का दोष किसी के सर पर मढ़ दिया, ये अधिकतर इस समाज में अभी हो रहा है। जो वर्तमान समाज है यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कोई अपने दोस्त को किसी न किसी के सर पर मढ़ना चाहता है। तो उसके लिए लोकोक्ति क्या होगी, आगे कुआं पीछे खाई, गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए, तबले की बला बंदर के सिर, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। देखो गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए, किसी ने खेत खाया और पीटा कोई और जा रहा है, तबले की बला बंदर के सर, तो ये भी हुई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों लोकोक्ति इस अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रार्थना कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है, अभ्यर्थना कहलाता है, मंत्रणा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठान कहलाता है। कहते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान, तो अनुष्ठान ये कहलाता है। अब ये हमारा सही आंसर है। अगर हम बात करें प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना तो प्रेयर होती है ना, निवेदन जो करते हैं। और अभ्यर्थना का अर्थ क्या होता है, अभ्यर्थना एक नया शब्द है। अभ्यर्थना का अनुरोध, इसका अर्थ क्या है, अनुरोध। अभ्यर्थना का अर्थ क्या है, अनुरोध। और मंत्रणा का अर्थ होता है विचार विमर्श, विचार विमर्श, ठीक है। हम एक साथ कई चीज़ों को समझ रहे हैं। अनुष्ठान क्या हो गया, किसी शुभ कार्य को विधि विधान के साथ करना, श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान कहलाता है। प्रार्थना हो गई भाई निवेदन ईश्वर के प्रति। अभ्यर्थना अनुरोध, और मंत्रणा
विचार विमर्श या बातचीत। अगला प्रश्न है नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, मतलब नभचर एक शब्द है, हमको इसका एक वाक्य बनाना है कि नभचर हम कहते किसको हैं। रात्रि में विचरण करने वाला, 6 पैरों वाला, आकाश में विचरण करने वाला या बुरा आचरण करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकाश में विचरण करने वाला। अगर रात्रि में विचरण करने वाला कहे तो हम क्या बोलेंगे, निशाचर। उसको हम क्या बोलेंगे, निशाचर। उसको हम क्या बोलेंगे, निशाचर। जबकि यहाँ पे निशा माने रात होता है ना, नभ माने क्या होता है, आकाश। तो आकाश में विचरण करने वाला, विचरण माने घूमने वाला, चलने वाला, वो क्या हो गया, नभचर। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। ये भी पूछा जा सकता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना है, छोटा करना। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या नीलकंठ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, श्वेत पत्र। अब श्वेत पत्र अगर कर्मधारय समास का उदाहरण है तो इसका विग्रह क्या होता है, श्वेत है जो पत्र। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, श्वेत पत्र का विग्रह क्या होता है, श्वेत है जो पत्र। ये तो हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास की मैंने आपको विशेषता बताई थी, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है, गगन को चूमने वाला। पाठशाला, पाठशाला में भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें इसका विग्रह होता है पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। अगर हम और डिटेल में जाएं तो गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास है और पाठशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है। और नीलकंठ की बात करें तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य की प्रधानता बताई जाती है, वो नीलकंठ समास होती है, सॉरी बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न शब्द युग्मों में से, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, तत्सम तद्भव या तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम जोड़ा है। उगना, उदात, सरसों, ससर्प, लोहार, लोहकार, जीभ, जिह्वा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीभ, जिह्वा, ये सही तद्भव और तत्सम है। तो अब ये बाकी गलत क्यों है, हमको इस पर भी ध्यान देना है। उगना का क्या नहीं होता है, उदात नहीं होता है, उगना का होता है उद्गत। उद्गत यानी कि उगना तद्भव है और उद्गत क्या है, तत्सम है। अब ऐसी सरसों की बात करें तो ससर्प होता तो है, उच्चारण तो यही है लेकिन लिखा ऐसे जाता है, ध्यान देंगे, ससर्प, यह है सरसों का तत्सम। ठीक है, ससर्प ऐसे देखो है तो वही, उच्चारणों की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग ऐसा ही है, लेकिन सरसों का जो तत्सम है रियल में ससर्प, दोनों दंती स्व है। ठीक है, 3 प्रकार के स्व होते हैं, दंती स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व। तो मूर्धन्य स्व का इसमें प्रयोग नहीं है, इसमें किसका प्रयोग है, दंती स्व का प्रयोग है। वहीं अगर मैं लोहार लोहकार की बात करूं तो लोहकार तो सही है, ये जो है तत्सम सही है, इसमें तद्भव गलत है। अब इसमें गलत क्या है, इसे मात्रा की त्रुटि है, इसमें लोहार होता है, एक ही मात्रा आती है लोहार। लोहार का क्या होता है, लहोकार, ये सही है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा आप दोबारा से एक बार सुन लीजिए, लेकिन जब तक समझ में आए तो छोड़िए नहीं, है ना। इससे क्या होगा, आप आगे इनसे संबंधित चीज़ों को समझ पाएंगे। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, जो यहाँ पर तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम जोड़ा है या सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। उगना का उदात्त होता है, सरसों का ससर्प होता है, दंती स्व आएगा दोनों। ठीक है, और लोहार में एक मात्रा आती है, लौहार नहीं होता है, ये सही है लहोकार। ठीक है, ये हो गया तद्भव तत्सम का सही जोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर है तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अब तत्सम और तद्भव है महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, इक्ष, ईख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षवाट और अखाड़ा सही है। अक्षवाट तत्सम है, अखाड़ा तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं बात करूं मधुक, ठीक है, ये महुआ है, तो महुआ तो सही है तद्भव, लेकिन तत्सम गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, मधुक। मधुक का होता है महुआ, आप जानते हैं ना, महुआ ये पौधा होता है। और आद्रक और अदरक, तो इसमें क्या गलत है, इसमें अदरक तो सही है ना, यानी कि तद्भव सही है, ये गलत है, तत्सम गलत है। अभी तत्सम कैसे लिखते हैं देखिए, आद्रिक, इसमें आद्रिक ये आ रहा है, इस प्रकार मैं आपको और क्लियर लिखती हूँ उसको, आद्रक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ ये गलत था, हमने मधुक बताया, यहाँ पर आद्रक गलत है। आद्रक को कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे आप लोग, इसमें 2 र आ रहे हैं, आद्रक, ठीक है। और इक्ष और ईख, तो ये सही है, ईख सही है, इक्ष गलत है, इक्ष नहीं होता है, इक्षु होता है, ठीक है। तो ये हमारा अब करेक्ट हो चुका है। एक बार मैं आपसे और जो है उच्चरित कर देती हूँ इन चीज़ों को, आपको ध्यान रहेगा। तत्सम तद्भव का सही जोड़ा यह है। महुआ नहीं, महुआ का महूक नहीं, क्या होता है, अभी हमने बात की, मधुक होता है, बड़ा ऊ। और आद्रक गलत है, अदरक सही है, आद्रक की जगह आद्रक, दोनों र आएंगे, एक नीचे एक ऊपर है। और इक्ष नहीं होता है, इक्षु होता है, ठीक है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एकाधिक का अर्थ समझते हैं पहले। एकाधिक को अगर तोड़ेंगे तो ये होगा एक से अधिक, एक से अधिक, समझ गए, यानी कि एक से ज़्यादा। एकाधिक का अर्थ भी आप समझ जाएंगे, एक से अधिक, ठीक हो गया। अनुकरण, निहत्था, व्याकरण, आगमन, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। अब व्याकरण में 2 उपसर्ग हैं, यानी कि एक से अधिक उपसर्ग हैं, तो कैसे हैं इसको भी हम समझते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। इसमें है वी प्लस आ प्लस करण, ठीक है। करण मूल शब्द हो गया, वी भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, तो इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो व्याकरण शब्द का विग्रह भी अगर आए तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। मूल शब्द और उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं, वी और आ, व्याकरण, क्या बना, व्याकरण। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी युक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, उपरोक्त, प्रेयसी, अकस्मात, योगीराज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, योगीराज सही है, बाकियों की जो है वर्तनी त्रुटि है। अब वो क्या है उसको हम देखते हैं। उपरोक्त को कैसे लिखते हैं, उपरोक्त को उपर्युक्त लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, यौ के ऊपर आएगा ये, इस प्रकार उपर्युक्त लिखते हैं। और उसके बाद हम प्रेयसी की बात करें तो बड़ा ई आएगा, बाकी दंती सौ सही है। और अकस्मात की बात करें तो तौ के नीचे हलंत आएगा, बस, बाकी सारा इसमें ठीक है। तो हलंत का भी आप समझते हैं, हलंत किसी भी वर्ण में जब हलंत लगता है इसका अर्थ क्या है कि वो बिना स्वर का है, यानी कि आधा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाथों हाथ में समास तथा समास का विग्रह। हाथों हाथ का समास भी बताना और उसका समास का विग्रह भी करना है। ऑप्शन है हाथ ही हाथ में अविभाव समास, हाथ और हाथ द्वंद्व समास, हाथ में कर्मधारय समास, हाथ में है जो हाथ बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाथ ही हाथ में अविभाव समास, ठीक है। हाथ ही हाथ में, जिस दिनों दिन भी आएगा, दिनों दिन, दिन ही दिन में, कहते हैं ना रातों रात महल खड़ा कर दिया, रात ही रात में, रात ही रात में, तो उसमें भी क्या होगा, अविभाव समास होगा। जैसे मैंने आपको अभी तक अविभाव समास में बताया है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो वैसे आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि हाथ ही हाथ में, दिन ही दिन में, है ना, दिनों दिन उसकी चांदनी इस प्रकार बढ़ने लगी, तो दिन ही दिन में, रातों रात बदल गया, रात ही रात में, तो इसमें भी कौन सा होता है, अविभाव समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी है। अब हम संधि संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। प्रत्यय शब्द में गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है या यण संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें यण संधि है। अगर हम प्रत्यय को तोड़ते हैं, यण संधि है, तो ये किस प्रकार से टूटेगा इस पर हम ध्यान देंगे। प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रति प्लस अय, और संधि कौन सी है, यण संधि है। अगला प्रश्न, विपज जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। विपज प्लस जाल, विपज प्लस जाल, विपह प्लस जाल या विपज प्लस जाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विपत प्लस जाल, ठीक है। और बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि का फॉर्मूला है, विपत प्लस जाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और आप सभी से निवेदन है कृपया अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगता है, आपको वीडियो का जो है कंटेंट में जो लेके आती हूँ वो कैसा लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट जरूर करें, वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और साथ ही साथ मैं अभी आपके लिए बोल चुकी हूँ पहले ही कि यहाँ पर अब मैं कंबाइंड आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, वहाँ पर भी हम यही करेंगे। प्रश्न के साथ जो भी एडिशनल नॉलेज आपको मिलनी चाहिए वो मेरा देने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पगड़ी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है। दुश्मनी करना, पोल खोलना, दोस्ती करना या मुसीबत आ जाना। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्ती करना। तो पगड़ी बदलने का अर्थ क्या है, ये मुहावरा है और इसका अर्थ है दोस्ती करना। तो आशा करती हूँ आपको प्रश्नों का संकलन और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए,
ठीक है, क्योंकि हमें अपना कर्म करना है, फल ईश्वर के हाथों में। तो जो हमारे हाथों में नहीं उसके बारे में सोचना नहीं, बस जो हमारे हाथ में वो है हमारा कर्म करना, उसको करते रहिए। तैयारी में कोई कमी ना कीजिए, जो सही होगा ईश्वर हमें वही देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।